हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर चैप्टर हमारा चल रहा है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, और जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पर बात की है। आज के सेशन में कुछ और प्रश्नों को लेकर हम चलते हैं और उनके उत्तर जानेंगे। ठीक है, चूंकि रिवीजन आपका चल रहा है तो सिर्फ हम प्रश्न उत्तर पर बात कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज होगी उस पर बात करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। तो बच्चों एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हम लोग वस्तुओं के समूह बनाने में लास्ट सेशन में क्या क्या प्रश्न देखे थे। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? तो जो भी आप वस्तुओं को समूहों में बांट रहे हैं वही वर्गीकरण है। तो क्लासिफिकेशन इन द ग्रुपिंग और सॉर्टिंग टुगेदर ऑफ थिंग्स possessing सिमिलर और डिससिमिलर कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज। ओके, सेकेंड क्वेश्चन था आपका व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन? So classification is essential for identification of object. वस्तुओं की पहचान करने के लिए आवश्यक है क्लासिफिकेशन। सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का को जो आप सॉर्ट करते हैं यानी कि किस टाइप के हैं। लोकेटिंग थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमंग ऑब्जेक्ट, वस्तुओं में समानता और असमानता को जानने के लिए। मेकिंग द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इजी एंड मोर मीनिंगफुल। क्वेश्चन थर्ड था आपका व्हाई इज मरकरी यूज्ड इन मेकिंग थर्मामीटर? थर्मामीटर बनाने में मरकरी का ही उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा की एक अच्छी चालक होती है। मरकरी हैज लस्टर, इसमें एक चमक होती है। सो इट इज इजी टू रीड द टेम्परेचर शोन बाय द लेवल ऑफ मरकरी। ओके, तो टेम्परेचर को रीड करना आसान हो जाता है जो कि मरकरी के लेवल से हम पता लगाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ऑन व्हाट बेसिस आर द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ग्रुप्ड? किस आधार पर अलग अलग वस्तुओं के समूह बनाए जाते हैं? द ग्रुपिंग ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर्स। फॉलोइंग कैरेक्टर्स के इन विशेषताओं के बेसिस पर हम वस्तुओं के समूह बनाते हैं, जिनमें फर्स्ट है साइज, आकार के आधार पर। शेप, आकृति के आधार पर। कलर, रंग। हार्डनेस, कठोरता। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जल में विलेयता। अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट, मैग्नेट के प्रति यानी चुंबक के प्रति आकर्षण। कंडक्शन ऑफ हीट, ऊष्मा के चालन के आधार पर। इसके अलावा आप फिजिकल स्टेट की बेसिस पर और भी कई सारी प्रॉपर्टीज है जिनके बेसिस पर आप ग्रुप बना सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी के आधार पर बना सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन था व्हाई डू वी नीड द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट? ग्रुपिंग की आवश्यकता क्यों होती है? ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट्स हेल्प अस टू अरेंज देम इन सिस्टमैटिक मैनर। ग्रुपिंग हमें हेल्प करती है ताकि हम वस्तुओं को एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज कर सकें। द ऑब्जेक्ट्स व्हेन ग्रुप्ड आर इजी टू हैंडल। जब वस्तुओं के समूह बनाए जाते हैं तो वो आसान हो जाते हैं उनको हैंडल करना। व्हेन ग्रुप्ड इट इज इजी टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्लियरली। जब ग्रुप बनाए जाते हैं तो हम किसी भी वस्तु की प्रॉपर्टीज को आसानी से देख सकते हैं। ग्रुपिंग ऑल्सो मेक्स इजी टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, ग्रुपिंग आसान बनाता है दो वस्तुओं को कंपेयर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था हाउ डज द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स हेल्प द शॉपकीपर? दुकानदार अगर ग्रुपिंग कर रहा है सामान के समूह बना रहा है तो ये ग्रुपिंग उसे किस प्रकार से मदद देगी? ठीक है ना। द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन प्रॉपर वे मेक इट इजियर टू वर्क। अगर ग्रुपिंग हुई है तो उसको आसान होगा, अगर कोई दुकानदार है तो उनको आसान हो जाएगा, काम करने में आसानी होगी। व्हेन वी गो टू परचेज सम थिंग्स द शॉपकीपर लोकेट्स इट इजीली बिकॉज देयर आर सेपरेट शेल्व्स to put various items and similar things are kept at one place. Okay, जब हम कोई सामान को परचेज करने जाएंगे तो उससे क्या होगा, अगर शॉपकीपर ने पर्टिकुलर सेक्शंस बनाए हैं, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग प्रकार का सामान रखा है तो वो आसानी से हमें दे सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसी ढेर लगा कर रखा हुआ है सामान और उसमें बहुत सारा सामान है अलग अलग टाइप का, तो फिर वो उसको ढूंढने में, जो सामान हमें चाहिए उसको ढूंढने में समय लगेगा। लेकिन अगर अलग अलग सामान रखा है, ग्रुपिंग की गई है, तो वो आसानी से कम समय में कस्टमर को सामान दे सकते हैं। ठीक है ना। इफ ही रैंडमली प्लेस ऑल ऑफ दीज he would never be able to find them so quickly and easily. Okay,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वेरियस मटेरियल फ्रॉम विच फॉलोइंग थिंग्स कैन बी मेड। जो यहाँ पर सामान दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ये किन किन मटेरियल के बने हुए हो सकते हैं। जैसे पहला शूज है आपका, तो शूज आपके लेदर, रबर, प्लास्टिक, कैनवस, किसी भी मटेरियल के बने हुए हो सकते हैं, या इन सभी मटेरियल के बने हुए हो सकते हैं। चेयर वुड, मेटल, प्लास्टिक, कंक्रीट। कॉइन्स कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यानी कि आपका मेटल से बने हुए हो सकते हैं। यूटेंसिल्स, जो भी बर्तन होते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, अदर देन दिस ग्लास। ग्लास के भी यूटेंसिल्स होते हैं आपके, मिट्टी के होते हैं। क्लोथ्स की बात करेंगे, कॉटन, वूल, सिल्क, रेयन, नायलॉन, ये सारे फैब्रिक के आपके, फाइबर्स के आपके नाम है। तो अलग अलग टाइप के फाइबर होते हैं जिनसे अलग अलग फैब्रिक आपके बनते हैं, फिर उनके अलग अलग कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, नेम एनी 4 मटेरियल्स दैट कैन बी यूज टू मेक स्कूल बैग्स। स्कूल बैग बनाने में कौन से 4 मटेरियल उपयोग में आएंगे। सो क्लोथ, एक तो कपड़ा चाहिए, कॉटन, जूट, नायलॉन, किसी भी चीज का कपड़ा हो सकता है। प्लास्टिक यूज में आता है, मेटल यूज में आती है, अलॉय यूज में आता है। ठीक है ना। लिस्ट एनी 3 सॉल्यूशंस दैट आर यूज्ड इन योर होम। तो घरों में कौन कौन से विलियन आपके उपयोग में आते हैं, उनमें से आपको 3 के नाम बताने हैं। तो सॉल्ट सोल्यूशन, आपका लवण का विलियन या नमक का जो विलियन होता है। शुगर सोल्यूशन, शक्कर का या चीनी का विलियन। कोल्ड ड्रिंक्स, शीतल पेय जो होते हैं, लाइम जूस, नींबू का रस जो होता है। इसके अलावा बहुत सारे आप लोग सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है ना। व्हाई इज वाटर इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। तो वाटर इंपॉर्टेंट क्यों है बॉडी के लिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी सेल्स का बहुत बड़ा एक पार्ट कवर करता है, और ये सभी चीजों को डिसॉल्व करने की प्रॉपर्टी रखता है अपने आप में। ठीक है ना। यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी इसे कहा जाता है। वाटर कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, सो इट इज इजी needed by the body. So it is needed by the body. It is also major part of our body cells. Okay. और ये हमारी body cells का major part है। Why is a tumbler not made with a piece of cloth? जो tumbler होता है, आप जैसे लोटा होता है ना एक प्रकार का, वैसे ही tumbler भी है। tumbler में लिक्विड रखने के काम में आता है, कोई भी द्रव। तो आपको पता है जब हम किसी टम्बलर की बात कर रहे हैं, वो भी कपड़े से बने हुए, तो कपड़े में ये कैपेसिटी नहीं होती है। जनरली जो कपड़ा होता है उसमें ये क्वालिटी नहीं होती है कि वो किसी लिक्विड को होल्ड कर सके। उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे आपका लिक्विड ऊज आउट कर सकता है, यानी बाहर आ सकता है। तो ऐसा मटेरियल चाहिए जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो या क्वालिटी हो जो कि वाटर को होल्ड कर सके। ओके। तो इसलिए कपड़े के नहीं बनाए जाते हैं टम्बलर। ठीक है ना। दिस इज बिकॉज वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। A tumbler made of piece of cloth cannot be used to keep water, so a tumbler is made with a material which has a property to hold the liquid. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल रफ एंड स्मूथ सरफेसेस। आपने एक्सप्लेन करना है स्मूथ सरफेस एंड रफ सरफेस को कि ये क्या होता है। ठीक है। तो जिसकी इवन स्किन होती है, इवन जो प्लेन होता है, आप कह सकते हो इवन सरफेस होती है, तो वो स्मूथ सरफेस कहलाती है। अनइवन है अगर, तो वो क्या होगी, रफ सरफेस होगी। जैसे कि कोल आपका रफ सरफेस की कैटेगरी में आता है। वहीं पर अगर आप नॉर्मल मार्बल वगैरह की बात करें तो ये स्मूथ सरफेस में आते हैं। ठीक है। चलिए, रफ सरफेस, मटेरियल्स विच हैव अनइवन सरफेस और रिजेस कैन बी टर्म्ड एज अ रफ सरफेस। एग्जांपल कोल। स्मूथ सरफेस, मटेरियल विच आर प्लेन एंड हैव एन इवन सरफेस आर टर्म्ड एज स्मूथ। ओके। तो यहां तक आप इसका नोट करेंगे आंसर। ठीक है ना। ये नोट नहीं करेंगे। चलिए आज के सेशन का क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, लिस्ट 5 ईच, लिस्ट 5 each opaque and transparent materials। ठीक है।
प्रश्न है आपका 5 पारदर्शी तथा अपारदर्शी वस्तुओं की सूची बनाइए। आंसर लिखेंगे। पहले बताइए ओपेक और ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। ये आपकी एक प्रॉपर्टी थी ट्रांसपेरेंसी, जिसके आधार पर हम लोग क्या कर रहे थे, वस्तुओं के समूह बना रहे थे। तो आपने 3 प्रकार के समूह बनाए। जो आप क्या कर रहे थे, वस्तुओं से प्रकाश का गमन देख रहे थे, ठीक है ना। जो वस्तुएं प्रकाश को पूर्ण रूप से अपने में से आने जाने देती हैं, उनको आप पारदर्शी वस्तुएं यानी कि आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कह रहे थे, ठीक है ना। वहीं पर अपारदर्शी वस्तुएं वो हैं जो प्रकाश का बिल्कुल भी, जिनमें से प्रकाश बिल्कुल भी आर पार नहीं हो रहा था। और कुछ वस्तुएं ऐसी थी जिनमें से प्रकाश कुछ मात्रा में आर पार जाता है, तो उनसे आपको धुंधला दिखाई देता है। तो ऐसी वस्तुओं को आपका ट्रांसल्यूसेंट यानी कि अल्प पारदर्शी कहा जाता है। तो 3 प्रकार की वस्तुओं के समूह बने थे पारदर्शिता के आधार पर, ठीक है ना। यहाँ पर चूंकि आपको सिर्फ ओपेक यानी कि अपारदर्शी और ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी के बारे में पूछा गया है, तो आप उन्हीं के सूची बनाएंगे, ठीक है ना। तो ओपेक पहले आप लिखेंगे, ओपेक कौन कौन सी है आपकी, ठीक है ना, यानी कि अपारदर्शी, ठीक है। तो जैसे आपकी क्लासरूम की वॉल है तो उससे भी आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। आपकी टेबल होगी उससे भी जनरली आपको नहीं दिखाई देता है। तो वुड हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, कार्डबोर्ड है, ब्रिक और गोल्ड, ठीक है। ये जनरली आपकी क्या है, ओपेक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वुड यानी कि लकड़ी, आयरन यानी कि लोहा, कार्डबोर्ड यानी कि जो आपका गत्ता होता है लकड़ी का, ठीक है, और ईंटें, गोल्ड यानी कि सोना। तो जनरली जो आपकी मेटल हैं वो सारी आपकी क्या होती हैं, अपारदर्शी होती है। दूसरा ट्रांसपेरेंट, ठीक है, जिसको आप कहते हैं पारदर्शी। पारदर्शी कौन कौन सी हो जाएंगी, वाटर, जल आपका पारदर्शी है, ग्लास, कांच आपका जनरली पारदर्शी है, एयर, वायु आपकी पारदर्शी है, सेलोफाइन प्लास्टिक, और फाइबर ग्लास, ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं, पारदर्शी वस्तु हैं। तो वाटर के आगे लिख लोगे जल, एयर यानी कि वायु, ग्लास यानी कि कांच, सेलोफाइन प्लास्टिक और फाइबर ग्लास, ये सब आपके क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं, ठीक है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी के आधार पर है वो क्वेश्चन भी। लिस्ट 5 objects that are
मेड फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, तो इसमें और उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? उस क्वेश्चन में सिर्फ आपको पूछा गया था कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल बताने हैं आपको। अब उस मटेरियल से, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से आपकी क्या क्या वस्तुएं बनी हुई हो सकती है, ये क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे प्रश्न में 5 ऐसी वस्तुओं के नाम बताइए जो पारदर्शी पदार्थ से बने। ठीक है, तो बताइए जैसे कांच से आपकी कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं, बस उन्हीं के आपने नाम बताने। तो आपने जब आप कभी लैब में गए होंगे, साइंस लैब में अपनी या केमिस्ट्री की लैब में गए होंगे, तो आपने वहां बहुत सारे ग्लासवेयर्स देखे होंगे, कांच का सामान देखा होगा, तो उनको उनके नाम लिख लीजिए, जिसमें क्या क्या आता है आपका। बीकर आता है, ठीक है, इसके अलावा टेस्ट ट्यूब आती है आपकी, कोनिकल फ्लास्क, और ग्लास जग, और ग्लास डोर्स। तो ये सारे आपके क्या हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बने हुए हैं। ठीक है ना, तो बीकर हो गया, कुछ इस प्रकार का आपको बीकर दिखाई देता है। टेस्ट ट्यूब यानी कि परख नली, ट्यूब देखी होंगे आपने कांच की, इस प्रकार की, इनको टेस्ट ट्यूब कहा जाता है। शंक्वाकार फ्लास्क को होता है आपका ग्लास जग, कांच का जग, ठीक है, और दरवाजे, कांच के दरवाजे। ठीक है ना, तो ये सारे कांच के हैं। चूंकि तो आपका कांच क्या होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, चलिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है लिस्ट 5 लिक्विड्स that are transparent. ठीक है, 5 ऐसी वस्तुओं के 5 आपने ऐसे लिक्विड्स के, ठीक है ना, नाम बताने हैं जो ट्रांसपेरेंट होंगे, ठीक है ना। 5 पारदर्शी द्रवों के नाम बताइए। कौन कौन से ऐसे द्रव देखे हैं आपने जो पारदर्शी हैं, जिनसे आर पार दिखाई देता है, ठीक है ना। बार बार पारदर्शी का अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं पारदर्शी उसे ही कहा जाता है जो प्रकाश को अपने में से गमन करने देता है, ठीक है ना। तो कौन कौन से लिक्विड जाएंगे? सबसे पहले द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सार्वत्रिक, जिसको विलायक कहा जाता है, वाटर यानी कि जल, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लैब में मिलता है आपका, अम्ल है एक प्रकार का, ठीक है। एल्कोहल, ये भी विलियन है आपका, एक द्रव है यानी कि एक। एसीटोन हो गया, द्रव अवस्था में मिलेगा आपको। पेट्रोल, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हैं? ऐसे द्रव हैं जिनसे आर पार दिखाई देता है, ठीक है। जल, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, एल्कोहल, एसीटोन और पेट्रोल, ठीक है। चलिए नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, why is water called universal solvent? ठीक है, प्रश्न है जल को सार्वत्रिक विलायक क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने देखा होगा जल में, जल आपका एक द्रव ही है, द्रव तो आपके और भी हैं, अभी आपने बहुत सारे द्रवों की बात की, तो उनमें से वाटर को ही यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जा रहा है? तो वाटर में एक क्वालिटी होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण वो जितने भी चीजें होती हैं उनको अपने में घोलने का गुण रखता है ना, बहुत सारे पदार्थों को अपने में घोलने का गुण रखता है, इस वजह से उसको क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, ठीक है ना। तो आंसर लिखेंगे आप लोग, द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, स्पेलिंग और मात्राएं आप क्रॉस चेक कर लिया करो, टू डिजॉल्व
large number of materials makes it a universal solvent. ठीक है, जल बहुत बड़ी संख्या में पदार्थों को अपने में घोलने का गुण रखता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, लिस्ट थ्री लिक्विड्स which are miscible in water। ठीक है, तीन आपको द्रवों के नाम बताने हैं जो जल के साथ मिश्रणीय होंगे। ठीक है, तीन ऐसे द्रवों के नाम बताइए जो जल के साथ मिश्रणीय हैं। ठीक है, तो मिश्रणीय से क्या समझते हैं आप? मिश्रणीय क्या अर्थ है? जो घुल रहे हैं, द्रव है लेकिन आपस में घुल रहे हैं दोनों द्रव, और जो जल में घुल रहे हैं। प्रश्न क्या मांग रहा है आपसे? मिक्सिबल इन लिक्विड। ठीक है ना, जल के साथ जो मिश्रणीय होंगे, तो जल के साथ मिश्रणीय क्या क्या हो जाते हैं? सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मिल्क का। दूध में कभी पानी डालो तो वो घुल जाता है। ठीक है ना, या पानी के दूध में पानी डालो, पानी में दूध डालो तो दोनों घुल जाते हैं आपस में। तो पहला आपका मिल्क हो गया। दूसरा ग्लिसरीन आपने देखी होगी, ग्लिसरीन भी घुल जाती है। और तीसरा आप किसी सॉफ्ट ड्रिंक की बात करते हैं, तो अगर सॉफ्ट ड्रिंक में पानी मिलाएंगे आप लोग तो वो भी क्या हो जाता है आपका? जल के साथ मिश्रणीय एक विलयन बना लेता है। ठीक है, चलिए, तो दूध, ठीक है, ग्लिसरीन, शीतल कोई पेय या, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
लिस्ट 3 liquids which are immiscible in water. Okay. प्रश्न है 3 ऐसे द्रवों के नाम बताइए जो जल में अमिश्रणीय हैं। ठीक है, तो जितने भी टाइप के आप ऑयल देखते हैं वो सारे अमिश्रणीय होते हैं जल के साथ। ठीक है ना, कौन कौन से हैं? जैसे जितने भी आपके एडिबल ऑयल हैं, खाने के जो तेल होते हैं आपके, सारे क्या होते हैं? अमिश्रणीय हैं। ठीक है, केरोसिन ऑयल हो गया आपका, मिट्टी का तेल, पेट्रोल हो गया, ये सारे कैसे होते हैं? अमिश्रणीय होते हैं। ठीक है, चलिए, तो खाने के तेल जो होते हैं आपके, चाहे आप मस्टर्ड ऑयल की बात करें, कोकोनट ऑयल की बात करें, सनफ्लावर ऑयल की बात करते हैं आप लोग। ठीक है, तो जितने भी प्रकार के आपके ऑयल होते हैं वो सारे आपके क्या हैं? एडिबल ऑयल। मतलब जो खाने में आप खाना बनाने में यूज करते हैं ना हम लोग, या खाने की कोई चीज बना रहे हैं उसमें ऑयल का प्रयोग किया जा रहा है, वो सारे एडिबल ऑयल की श्रेणी में आएगा। तो वो एडिबल ऑयल कैसे होते हैं? इमिसिबल होते हैं वाटर के साथ। और केरोसिन ऑयल हो गया आपका, यानी मिट्टी का तेल जो होता है वो भी कैसा होता है? अमिश्रणीय होता है। और पेट्रोल, ठीक है ना, है सारे आपके ऑयल ही, तो सारे क्या हैं आपके? अमिश्रणीय हैं जल के साथ। ओके, चलिए, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस सेशन में हमने सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप के कुछ और प्रश्नों पर बात की, प्रश्नों के उत्तर जाने, और आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे क्योंकि लगभग हम लोग सारे टॉपिक इसमें कवर कर चुके हैं। आने वाले सेशन में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आएंगे, उसको रिवाइज करेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।